Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is chapter number 6 of our economic shield series, that is money and capital market. And in this lecture we will start with capital market. ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बिगिनिंग की थी किसकी? पिछले लेक्चर में हमने बिगिनिंग की थी, मतलब कंप्लीशन किया था मनी मार्केट का। ठीक है, मनी मार्केट को हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अगर आपने वो दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए, बिकॉज वही दो चैप्टर आपका मनी कैपिटल मार्केट के लिए बेस बनाएंगे। अगर आपको वो दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपको कैपिटल मार्केट भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप आज इस 20 से 25 मिनट की वीडियो को देखते हैं तो इन शॉर्ट यू विल बी वेस्टिंग योर 20-25 प्रीशियस मिनट्स। सो बेटर कि भाई पीछे जाओ और पिछले दो लेक्चर्स को देख के आओ। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं मनी कैपिटल मार्केट चालू करूँ, मैं आपको हमारे पीजीपी ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, जो कि डायरेक्टली अरोड़ा सर के द्वारा चलाया जाता है। और इस बार 35+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मीन्स फ्रॉम आर साइड, एंड यू कैन गेट द प्रूफ फ्रॉम आर टेलीग्राम चैनल और फ्रॉम आर वेबसाइट। अगर आपको कोई भी इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग आर माइंड मैप बुक्स और द पीजीपी प्रोग्राम, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज 2 नंबर्स। ओके, और आपको हमारी माइंड मैप बुक्स मिल जाएंगी फ्लिपकार्ट या अमेजोन में। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब हम कैपिटल मार्केट से चालू करने वाले हैं कि भाई ये कैपिटल मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। जिन्होंने हर्षद मेहता देखी होगी बड़े उत्सुक हो गए होंगे इकोनॉमी जानने के लिए कि भाई हमें भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। एवरीथिंग आई विल टीच, म्यूचुअल फंड एंड ऑल दीज थिंग आई विल कंप्लीट हियर। ओके, तो सबसे पहले आप समझो कि भैया कैपिटल मार्केट क्या होता है। ये तो ऑलरेडी वैसे मैं बता चुका हूँ जिन्होंने मेरा मनी मार्केट का लेक्चर देखा। भैया कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर लैंडिंग एंड बोरोइंग, ठीक है, लैंडिंग एंड बोरोइंग इज फॉर मोर देन 365 डेज। वेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग इज मोर देन फॉर 365 डेज। ठीक है, मनी मार्केट क्या था? ठीक है, मनी मार्केट क्या था? मनी मार्केट मतलब वो मार्केट जहाँ पर लैंडिंग और बोरोइंग 365 दिन से कम के लिए होती थी। ठीक है, उसको हम बोलते थे क्या? मनी मार्केट। और जहाँ पर लैंडिंग और बोरोइंग 365 दिन से ऊपर होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम? कैपिटल मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मार्केट समझ आ गया मार्केट क्या होता है, मतलब जहाँ पर लैंडिंग एंड बोरोइंग होती है। लाइक लास्ट लेक्चर और यू कैन से इन द मनी मार्केट वी स्टडीड अबाउट 2 थिंग्स। अगर हमें मार्केट को समझना है तो हमें 2 लोगों के बारे में जानना पड़ेगा, मतलब 2 चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। फर्स्ट इज हु आर द पार्टिसिपेंट। ठीक है, हु आर द पार्टिसिपेंट ऑफ द मार्केट, पहली चीज़ ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये जाननी रहती है कि भाई पार्टिसिपेंट के बाद व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपको कोई मार्केट देखनी है या आपको कोई फाइट देखनी है, ठीक है, अगर आपको मान लो सपोज करो आपको कोई फाइट देखनी है तो आप कहाँ जाओगे? WWE की रिंग में। चलो WWE की रिंग में छोड़ो, अपन चले जाते हैं पुराने टाइम पे। ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स में, जहाँ पर वो मैदान में फाइट होती थी। आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट मैदान में जो फाइट होती थी। अब उसमें क्या रहेगा? अगर आपको फाइट देखनी है तो आपको फाइट के मैदान में जाना, मतलब इन शॉर्ट आप मार्केट में जा रहे हो। आप यहाँ पर से कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 रेसलर खड़े रहेंगे, मतलब ये पार्टिसिपेंट है। ठीक है, दे आर द पार्टिसिपेंट। अब इसके बाद दूसरा आता है कि भैया आप इन्हें लड़वाने के लिए कुछ हथियार दोगे ना, हाथ से लड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट यू नीड टू गिव देम सम इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से मार्केट में आपको पार्टिसिपेंट चाहिए और इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो जो हमने पार्टिसिपेंट मनी मार्केट में देखे थे, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट हमने मनी मार्केट में देखे थे, सारे के सारे पार्टिसिपेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लाइक आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इसके बाद बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, बाद फाइनेंशियल कंपनीज, वही हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर लाइक अस। ओके, अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर आपको करना है, बिकॉज मैंने उसे पहले भी पढ़ाया था। आप ये बताइए कि भाई ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जिनके ऊपर 1 साल की लिमिट नहीं लगती है मनी मार्केट में। मैंने बताया था मनी मार्केट की लिमिटेशन कितनी है? 365 दिन की। लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक ऐसे सेक्शन के बारे में बताया था विच इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग, कि भैया उनकी जो लिमिट रहती है वो 1 साल से ऊपर रहती है, 1 से 3 साल के बीच में रहती है। तो आपको उनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, रिवीजन करवाना ज़रूरी है। अब आप ये बताइए कि भैया हमारा जो भी कैपिटल मार्केट होता है उसको कौन रेगुलेट करता है? अच्छा, इसको छोड़ो, ये तो हर्षद मेहता देख ली तो पता चल चुका होगा। अब ये बताओ मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, जो हमने पिछले 1-2 लेक्चर में पढ़ा था। ये किसी को याद है? मैंने बताया था, यस, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है भैया? वो तो हमारे हर्षद मेहता को पता चल होता है, इट इज़ सेबी। ठीक है, इट इज़ सेबी। ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आप सभी जानते हैं सेबी का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1988 में हुआ था। ठीक है, 1988 में हुआ था, बट उसमें एक प्रॉब्लम थी। उसमें प्रॉब्लम ये थी
कि भाई उस टाइम पे ये बॉडी स्टैचुरी बॉडी नहीं थी। आपने सबने देखा होगा जब कोई बॉडी स्टैचुरी बॉडी नहीं होती है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है, उसके पास कुछ खास पावर नहीं थी, अगर कुछ गलत भी कर रहा हो उसे पता भी चल जाता है, वो कुछ खास काम नहीं कर पाता था, क्योंकि हमने हर्षद मेहता में देखा। ओके, तो अब इसके बाद 1992 का हर्षद मेहता स्कैम होता है। अब उसके बाद गवर्नमेंट की आंखें खुल जाती कि भैया हमें तो एक अच्छा रेगुलेटर चाहिए जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करे, अदरवाइज स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या किया गवर्नमेंट ने, सेबी एक्ट पास कर दिया। क्या एक्ट पास कर दिया? सेबी एक्ट। और इसमें इसको बहुत सारी पावर्स दी गई और साथ ही साथ इसको एक स्टैचुरी बॉडी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? स्टैचुरी बॉडी। आप बताइए हमने क्या ऐसा एक एग्जाम्पल कहीं और भी देखा है जहां पर बॉडी पहले आ गई लेकिन वो स्टैचुरी बॉडी बाद में बनाया गया? जी हमने देखा था आरआरबीज। ठीक है, आरआरबीज को 1975 में बनाया गया था, लेकिन उनकी जो मतलब एक्ट था वो 1977 में आया था। ओके, ये हमने बैंकिंग में पढ़ा था, तो एक बार रिवाइज कर लेना। अब आप ये बताइए कि भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। ओके, इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भैया इसका चेयरमैन कौन है? ये चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब किसके क्वेश्चन है? पीसीएस के क्वेश्चन है। यूपीएससी के क्वेश्चन में फोकस नहीं करता है। ठीक है, जिनको पीसीएस करना है वो सभी भूल जाना। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, बिकॉज हमारा कैपिटल मार्केट भी वही है, फाइनेंशियल मार्केट भी वही है। ठीक है, चेयरमैन इज अजय त्यागी। अगर यहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया है, अगर जब आपके सामने वीडियो आती है और अगर ये चेंज हो चुके हों, ओके, अगर अगर अजय अजय त्यागी साहब चेंज हो चुके हों तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ओके, अब देखो आप सेबी का फंक्शन क्या क्या होता है। देखो अगर आपको पढ़ना हो सेबी के फंक्शन तो आप जा सकते हैं सेबी की वेबसाइट में, वहाँ पर अबाउट अस के सेक्शन में आपको अप्रॉक्सीमेटली 15-20 पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं, सेबी के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट फिर भी आई विल टेल यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, तो सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना। अब पागलों की तरह अबाउट अस में जाके पढ़ने मत बैठ जाना, बिकॉज मैंने बताया कि भैया जिस जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि हर चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, डोंट गो फॉर द कॉम्प्रीहेंसिवनेस, go for the completeness. You will understand the distinction between the two in my upcoming lectures. Okay, there's a difference between comprehensive and completeness. Okay, and trust me, completeness is much greater than comprehensiveness. You will understand it, don't worry. And yes, I am telling the truth. Okay, don't worry, मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ। अब देखो सबसे पहला हमारा सेबी का काम होता है कि भैया आपको स्टॉक मार्केट रेगुलेट करना है। स्टॉक मार्केट रेगुलेट करना है। स्टॉक मार्केट रेगुलेट करना है मतलब ये कि आपको अगर कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ का पता चलता है अंदर कि जिससे कि हमारे शेयर मार्केट को इम्पैक्ट किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं हर्षद मेहता साहब कर रहे थे, मनी मार्केट का पैसा यहाँ लगा के शेयर मार्केट का भाव बढ़ा रहे थे। ओके, तो अगर ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। यहाँ पर आपको रेड अलाउड है। ठीक है, इसके बाद आप सर्कुलर इश्यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और देन यू कैन ऑल्सो दैट मीन्स फाइल द कंप्लेन, और उनका अरेस्ट हो सकता है। मतलब जो भी पावर होती हैं, ठीक है, एक रेगुलेटर के पास वो सारी की सारी पावर आपको सेबी के पास देखने को मिलेंगी। ठीक है, लाइक रेड करने का, उनकी कंपनी बंद करने का, लाइसेंस कैंसिल करने का, एवरी पावर इज विद दिस सेबी। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद सेबी के अंदर पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट होते हैं लाइक स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, और उसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट कौन करता है? उनको रेगुलेट और रजिस्टर भी कौन करता है? सेबी करता है। याद रखना, रेगुलेट एंड रजिस्टर कौन करता है? सेबी करता है, इसको मत भूलना। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स को भी और जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसके बाद अब सिंपल सी बात ही भैया, ये जो हमारा मार्केट है थोड़ा सा रिस्की है, तो यहाँ पर जो एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाने का काम भी कौन करता है? सेबी करता है। ठीक है, बहुत सारे अपने इनिशिएटिव चलाता है और लोगों तक अपनी अवेयरनेस पहुँचाता है। और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में ये पॉइंट कोई नहीं बताता है, या फिर बताते हैं तो भूल जाते हैं बच्चे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेबी करता है। ठीक है, सेबी करता है। इसके बारे में हम फ्यूचर में जानेंगे, डोंट वरी, इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। फाइन, तो आई थिंक सेबी इज़ क्लियर, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना यार। ठीक है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अपना टाइम वेस्ट करते रहना, अदरवाइज आई विल जस्ट नॉट टू गो विद। देखो अब मैंने बताया था कि भाई हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट देख के बहुत डर गए थे, बिकॉज गवर्नमेंट के लिए थी ट्रेजरी बिल्स। अब उसमें भी 91 डे ट्रेजरी बिल, अगर 91 डे से कम हो गया तो उसे बोलते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। उसके बाद 182 डेज ट्रेजरी बिल, 364 डेज ट्रेजरी बिल। तो ये सब देख के आपका दिमाग खराब हो गया। ऊपर से उतना ही नहीं, इसके बाद आपके आ गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बाद कमर्शियल पेपर आ गए, तो और दिमाग खराब हो गया। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़, मतलब गवर्नमेंट जो भी इशू करेगी वो बॉन्ड या सिक्योरिटी कहलाएगा। अभी बताऊंगा कैसे दोनों में डिस्टिंक्शन है, या डिस्टिंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, पहली चीज़ ये। और जो भी हमारी प्राइवेट सेक्टर इशू करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स आप देखेंगे, शेयर्स, डिबेंचर्स, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। ओके, आपने कहा शेयर खरीदना, ये करना है, तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कोई भी टर्मिनोलॉजी रटने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर आपको चैप्टर देखते ही देखते मतलब वीडियोस देखते ही देखते चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर कुछ भी रटने की कोशिश मत करना, बस याद रखना जो भी 365 डेज से ऊपर होगा वो उसमें तीन चीज़ रहेंगी, या तो बॉन्ड्स रहेगा, ठीक है, इसके आप शेयर्स बोला जाएगा या फिर डिबेंचर बोला जाएगा। अब इन्हीं तीनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाएगा। कोई बोलेगा भैया मेरे पास गवर्नमेंट बॉन्ड है, कोई बोलेगा मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कोई बोलेगा मेरे पास गवर्नमेंट का डिबेंचर है, या कोई बोलेगा मेरे पास अंबानी साहब के शेयर्स है, कोई बोलेगा अंबानी साहब के बॉन्ड्स है, मतलब कुछ भी बोलेगा, लेकिन वो 365 डेज के ऊपर आएंगे, वो सब कुछ कैपिटल मार्केट के अंदर आएगा। ठीक है, ये जो टर्म्स है वो इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाएंगे, तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा दिखे तो समझ जाएगा भैया वो कैपिटल मार्केट की बात कर रहा है और वो लगभग एक ही चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है लाइक कमर्शियल पेपर इसका ये लोग इशू करेंगे, ये लोग ये इशू करेंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस मिथ को या मिसकंसेप्शन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको मत भूलिएगा, यहाँ पर बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जानना है कि भैया सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट क्या इशू करती है। सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इशू करती है। तो आपने सबने नाम सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा गिल्ट एज सिक्योरिटीज़, या क्या सुना होगा, गिल्ट एज सिक्योरिटीज़। ठीक है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब अपन करते हैं चालू। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, सो इट इज़ गोइंग टू आस्क आरबीआई। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू आस्क आरबीआई कि भैया हमें लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, तो आप अपने से कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दो, मतलब हम आपको दे रहे हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दो और हमें जो भी आपका मैनेजमेंट है वो सब करो और हमें पैसे हाथ में ला के दो। ठीक है, और ये कब होगा, 365 दिन के ऊपर वाला होगा। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, कैपिटल मार्केट पे जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर जो मैंने मनी मार्केट बताया था, मैंने को ऑलरेडी बताया था, मनी मार्केट समझ में नहीं आया तो यहाँ पर चीज़ें समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए पहले हम 2 लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती हैं उनको हम जी सैक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जी सैक बोलते हैं। इन शॉर्ट भैया गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जी सैक बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ओके, अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भैया जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है इनको हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ क्या होता है, देखो यहाँ पर मतलब आप गिल्ट एज सिक्योरिटी क्यों, बिकॉज यहाँ पर आजू बाजू ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, आजू बाजू सोने का वर्क रहता है, मतलब कंप्लीट सोने का नहीं, मतलब वो कलरिंग होती है ना उस टाइप का सोने का रहता है। अब ये कहाँ से आया, देखो ये ऐसे आया कि जब शुरू शुरू में ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट थी ना, हमारी गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे वो लोग अपनी सिक्योरिटी इशू किया करते थे कि भैया अगर किसी को हमें पैसे देने हैं तो आप पैसे दे दो, हम आपको बहुत सारा इंटरेस्ट रेट वापस करेंगे। तो उस टाइम पे जब लोग इशू करते करते थे तो उस टाइम पे गिल्टेज मतलब आजू बाजू गोल्डन बॉर्डर हुआ करती थी। ठीक है, और सेम चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दैट मीन्स आप कह सकते हैं कंटिन्यू किया, इसलिए इनको बोला जाता है गिल्ट एज सिक्योरिटी, मतलब आजू बाजू गोल्डन सिक्योरिटी रहती है। तो आप कह सकते हैं ये ब्रिटिश के टाइम से चलते आ रहा है। ठीक है, ब्रिटिश के टाइम से चलते आ रहा है। अब देखो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये लिखा हुआ है और लिखा है 10 महीने बाद, और 10 महीने यहाँ कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 साल बाद, 5 ईयर्स, और इंटरेस्ट रेट मान लो लिखा हुआ है 6%। ठीक है, 6%। अब ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खरीद लिया। ठीक है, ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खरीद लिया, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खरीद लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5,000 रुपये दिए। ठीक है, 5,000 रुपये दिए। ओके, और इसके बाद जिसके पास भी ये बॉन्ड होगा गवर्नमेंट उसको 6 साल के बाद मतलब 5 साल के बाद 6% पे पैसे वापस कर देगी। यही मैंने आपको बताया था, इस तरीके से मार्केट काम करता है। ओके, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अभी एक बार फिर से रिवाइज करेंगे उसको, डोंट वरी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा तो भाई ज़रूर देख लो, अदरवाइज आपको इस कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ओके, इसके बाद 6% पे गवर्नमेंट आपको चीज़ें वापस कर देगी। फिर से समझो, भैया गवर्नमेंट ने इशू किया कि भैया 5,000 रुपये की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बोल रहा है कि भैया मुझे 5 साल के लिए सिक्योरिटी चाहिए, मैं आपको 6% इंटरेस्ट रेट दूंगी। तो अब इसके बाद मैं थोड़ा लालची था, तो मैं गया गवर्नमेंट के पास और बोला कि भैया मैं आपको 5,000 रुपये दे रहा हूँ और आप मुझे ये सिक्योरिटी दे दो, और इसके बाद 5 साल के बाद जिसके पास भी सिक्योरिटी रहेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ही पास है तो मैं आपको दोबारा वापस दे के अपने जो भी पैसे हैं 6% के साथ वापस ले लूँगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये जो चीज़ है बार बार की, भाई जैसे मान लो आपने 5,000 दिया था, अब इसके 6% कैलकुलेट करना, ये करना वो करना, ये बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है बाद में। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, जिसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, ध्यान समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर मैं 100 रुपये का एग्जाम्पल लूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी इशू की 100 रुपये की। ठीक है, ये रही हमारी गिल्टेड सिक्योरिटी, और गवर्नमेंट ने बोला 5 साल, ठीक है, और 6% का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला 6% का इंटरेस्ट रेट, 5 साल 6% का इंटरेस्ट रेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलेगी कि भैया आपका जितना इंटरेस्ट रेट है वो आप पहले ही काट लो और फिर जितना बचा हुआ पैसा है वो हमें वापस कर दो। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी कि भैया आपका जितना भी इंटरेस्ट रेट बनता है वो आप पहले ही काट लो और बचा हुआ पैसा मुझे वापस कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 100 रुपये की सिक्योरिटी ले रहा हूँ, मतलब मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओरिजिनली कितने देने थे, 100 रुपये। ठीक है, बिकॉज 100 रुपये की सिक्योरिटी है, लेकिन मैं यहाँ पर 94 रुपीज़ दूंगा। क्यों, बिकॉज 6% इंटरेस्ट रेट मैंने पहले ही काट लिया। ठीक
ठीक है, 6% इंटरेस्ट रेट मैंने पहले कहा लिया। अब इसके बाद जब ये 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुझे क्या देना है, मेरे 100 रुपये वापस देने हैं, बिकॉज मैंने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 रुपये दिया था विद 6% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे डायरेक्टली 100 रुपये वापस कर देगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे डायरेक्टली 100 रुपये वापस कर देगी। तो इन शॉर्ट मुझे यहाँ पर 6% का फायदा हुआ, 6 रुपये का फायदा हुआ। तो इसी को कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, इसी को कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। फिर से एक बार एग्जाम्पल समझो, सेम एग्जाम्पल को रिपीट करने वाला हूँ, इसके बाद समझ में आएगा। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मान लो इस बार आपका एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 रुपये का बॉन्ड इशू किया। ठीक है, 100 रुपये का बॉन्ड इशू किया और उसमें 5 साल बाद पैसे वापस करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 6% का इंटरेस्ट रहेगा, और ये हमारी हो गई गिल्टेज सिक्योरिटी। ठीक है, ये हो गई गिल्टेज सिक्योरिटी। अब आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप यहाँ पर हो। अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 रुपये दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100 रुपये दे रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि भाई आप 100 रुपये की जगह अपना इंटरेस्ट रेट पहले काट लो, और 100 रुपये का 6% क्या होगा, 6 रुपये। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 94 रुपये दे रहे हो। ठीक है, 94 रुपये दे रहे हो। ठीक है, तो आप 6 रुपये के फायदे में ऑलरेडी बैठ चुके हो। अब इसके बाद जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको आपके कितने 100 रुपये वापस करेगी। ठीक है, 100 रुपये वापस करेगी। अब 94 रुपये वापस नहीं करेगी, बिकॉज आपने इंटरेस्ट रेट पहले ही ले लिया है। समझ में आया, इंटरेस्ट रेट आपने पहले ही खा लिया है। बिकॉज ओरिजिनली आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना देना है, 100 रुपये, बिकॉज यहाँ पर 100 रुपये लिखे हैं, लेकिन आपने 94 रुपीज़ दिए थे। आपने कितने दिए थे, 94 रुपीज़ दिए थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर 100 रुपये वापस कर रही है। कितने वापस कर रही है, 100 रुपये वापस कर रही है। तो अल्टीमेटली आपको 6 रुपये का फायदा हुआ पूरे ट्रांजेक्शन में 5 साल में। यही इंटरेस्ट रेट था यहाँ पर। समझ में आया, इसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। और ये सारी सिक्योरिटीज़ में फॉलो होता है, भले वो एग्जाम्पल गवर्नमेंट की हो या फिर आप कह सकते हैं व्हाट इज़ दैट, हाँ, प्राइवेट सेक्टर की हो, सब में यही फॉलो होता है। ठीक है, कि जितना भी लिखा रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इस बार लिख दिया गया है कि 1000 रुपये की सिक्योरिटी है, वही सेम 5 साल का टाइम, और इस बार इंटरेस्ट रेट हम इधर ले देते हैं और उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, मान लो 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये का इंटरेस्ट रेट है। तो अब यहाँ पर जो भी कंपनी होगी वो बोली कि भैया आप मुझे 800 रुपये दे दो। ठीक है, आप मुझे 2000 पूरा 1000 रुपये मत दो, आप मुझे 800 रुपये दो। इसके बाद क्या किया जाएगा, जो आप 800 रुपये मुझे दे रहे हो, इसके बाद जब मैं आपको रिटर्न करूंगा पैसे, जब मैं आपको रिटर्न करूंगा ये पैसे, तो उस टाइम पे मैं आपको पूरे 1000 रुपये दूंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको 200 रुपये का फायदा हुआ, बिकॉज आपने पहले 800 रुपये दिए थे, अब आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट था 200 रुपये, वो आपको इस तरीके से मिल गया, मतलब मुझे एक्स्ट्रा कुछ देना ही नहीं पड़ा। समझ में आया, इसे कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद जीरो कूपन बॉन्ड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया ना, नहीं आया तो बता दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आई थिंक कि भाई क्लियर हो गया। मैंने 3 बार एक एग्जाम्पल को यूज़ किया। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाया था इसके बारे में। अब आप ये बताओ भैया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो अपनी सिक्योरिटीज इशू कर देती है, उसको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज़। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई मनी मार्केट में क्या स्टेट गवर्नमेंट कुछ इशू करते थे? नहीं भाई, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बस ट्रेजरी बिल इशू करना अनाउंस था। इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं ले सकते, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब बताओ क्या स्टेट गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले सकते हैं, मतलब कैपिटल मार्केट में अपने शेयर इशू कर सकते हैं जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है? जी हाँ, यहाँ पर इनको अलाउड है, और उसको हम कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन, स्टेट डेवलपमेंट लोन। लेकिन एक चीज़ मत भूलना, ट्रेजरी बिल वो लोग इशू नहीं कर सकते, मतलब वो लोग मनी मार्केट में अपना हाथ नहीं मार सकते हैं। ठीक है, वो लोग अपना मनी मार्केट में हाथ नहीं मारेंगे, वो लोग ट्रेजरी बिल इशू नहीं करेंगे। ट्रेजरी बिल मतलब 365 दिन से कम के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मनी मार्केट देखो भाई, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और याद रखना ये जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ SLR, मतलब SLR याद है ना बैंकिंग में, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसके बाद लेफ्ट पढ़ाया था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो उन सब का ये पार्ट फॉर्म करते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। मतलब ये जो स्टेट डेवलपमेंट या जो भी स्टेट्स होते हैं अपनी जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं, दे आर एलिजिबल इन SLR और दे आर ऑल्सो एलिजिबल इन LAF। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। आज के लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हमने और आपको आई थिंक समझ में आई होंगी चीज़ें। ओके, अब कल हम चालू करेंगे शेयर्स, डिवेंचर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीज़ें। ओके, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। अरे भाई, अब इसको क्या हो गया, आजकल बड़ा प्रॉब्लम करने लगा लैपटॉप, ये करो कितना हैंग हो रहा है।